चलिए सीधे इस बड़े भू राजनीतिक झटके पर बात करते हैं जिसने रातों रात दुनिया के समीकरण हिला दिए हैं। दशकों से अमेरिका, चीन और ताइवान के बीच पावर का जो बैलेंस था ना, वो अब अचानक टूटता हुआ दिख रहा है। जो कल तक पक्के सहयोगी थे, आज उनकी रणनीतियां एकदम नया मोड़ ले रही हैं। तो आइए इस पूरे विश्लेषण में इस जटिल जाल को सुलझाते हैं। हम इन 5 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, अमेरिकी रणनीति में बदलाव। दूसरा, दो चीन का इतिहास। तीसरा, ट्रिलियन डॉलर की चिप शील्ड। चौथा, सैन्य तैयारियां। और अंत में इसका ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अमेरिकी रणनीति में बदलाव और वो $12 बिलियन का ट्रिगर पॉइंट। $12 बिलियन। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका चीन की एक बड़ी समिट के ठीक बाद एक ऐसा ब्रेक लगा जिसने सबको चौंका दिया। ताइवान को मिलने वाली $12 बिलियन से भी ज्यादा की हथियारों की बिक्री अचानक रोक दी गई। और इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या ताइवान को अब ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? और ये तुलना बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि कूटनीति में चीजें कैसे 180 डिग्री घूम सकती हैं। 1982 में देखिए, रोनाल्ड रीगन ने ताइवान को साफ भरोसा दिया था कि अमेरिका हथियार बेचने से पहले कभी चीन से सलाह नहीं लेगा। लेकिन आज की रणनीति एकदम उलट है। समिट के तुरंत बाद इतनी बड़ी डील्स का रुकना इस बात का इशारा है कि दशकों पुराने कूटनीतिक वादे सचमुच बदल रहे हैं। अब इस समिट के बाद की कहानी भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अमेरिका का कहना है कि उन्हें बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है, जैसे बोइंग 750 जेट्स की डील, सोयाबीन के कमिटमेंट्स और ईरान के मुद्दे पर सहयोग। लेकिन चीन की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चीन की तरफ से ना तो बोइंग डील की कोई कन्फर्मेशन है, ना ईरान पर कोई साझा बयान आया है। और सबसे बड़ी बात, चीन ने एडवांस्ड एनवीडिया H200 AI चिप्स खरीदने से ही मना कर दिया। आइए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, द रूट्स ऑफ टू चाइनास, यानी ये दशकों पुराना विभाजन आखिर शुरू कहाँ से हुआ। इस पूरी कहानी की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। बात है 1927 की, जब चीन में एक लंबा गृह युद्ध शुरू हुआ था। फिर 1949 आते आते कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और मेनलैंड पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। लेकिन जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हार गई थी, वो पीछे हटकर ताइवान द्वीप पर चली गई, अपना सारा खजाना, सेना, सब कुछ लेकर। और वहां उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना को कायम रखा। मतलब आज दुनिया में तकनीकी रूप से दो चीन मौजूद हैं। लेकिन वक्त के साथ ताइवान कूटनीतिक रूप से काफी अकेला पड़ गया। क्यों? क्योंकि बीजिंग का वन चाइना प्रिंसिपल बहुत सख्त है। उनका सीधा रूल है, अगर ताइवान से रिश्ते रखे तो चीन से कोई व्यापार नहीं होगा। चीन की इकॉनमी इतनी बड़ी है कि इसका असर साफ दिखता है। जहां साल 2000 में 30 देश ताइवान को मान्यता देते थे, आज वो गिनती सिकुड़कर सिर्फ 12 रह गई है। चलिए अब तीसरे हिस्से को समझते हैं, ट्रिलियन डॉलर चिप शील्ड। यहाँ आर्थिक और तकनीकी पावर का असली खेल है। यहाँ चीनी रणनीति का एक बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे शी कहा जाता है। इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक मोमेंटम। आसान शब्दों में कहें तो बिना गोली चलाए हालात को अपने पक्ष में ऐसा मोड़ लेना कि सामने वाला खुद ही हार मान ले। चीन ताइवान के साथ यही तो कर रहा है। उसने ताइवान की अर्थव्यवस्था को अपने साथ इतना गहराई से जोड़ लिया है कि ताइवान बिना चीन के व्यापार के शायद ही टिक पाए। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है ताइवान का अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र। ये आंकड़ा देखिए, दुनिया के 90% एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स अकेले ताइवान की कंपनी TSMC बनाती है। बाकी दुनिया सिर्फ 10% पर है। हमारे स्मार्टफोन्स हों, AI सिस्टम्स हों या फिर दुनिया भर के डिफेंस इक्विपमेंट, सब के सब इसी एक छोटे से द्वीप पर टिके हैं। ये कोई आम बात नहीं है। और इसीलिए दांव इतने ऊंचे हैं। जरा सोचिए, अगर चीन ताइवान की सिर्फ नाकेबंदी भी कर दे तो ग्लोबल सप्लाई रातों रात रुक जाएगी। दुनिया भर की AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वहीं की वहीं ठप हो जाएगी। एक झटके में बीजिंग के पास पूरी दुनिया की टेक सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की अभूतपूर्व ताकत आ जाएगी। तो ऐसे में दोनों तरफ की सैन्य रणनीतियां क्या हैं? यही हमारा चौथा हिस्सा है, सबसे खराब हालात के लिए तैयारी। दशकों से अमेरिका यहाँ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी यानी रणनीतिक अस्पष्टता की नीति अपनाता आया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका कभी खुलकर हाँ या ना नहीं कहता कि वो ताइवान को बचाने के लिए सेना भेजेगा या नहीं। ये जानबूझकर रखा गया सस्पेंस है, ताकि चीन हमला करने से डरे और ताइवान भी जोश में आकर पूर्ण आज़ादी की घोषणा न कर दे।
दूसरी तरफ ताइवान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। उनकी रणनीति का नाम है पॉक्यूपाइन डिफेंस, यानी साहीवाली रक्षा नीति। लॉजिक बड़ा सिंपल है, अगर दुश्मन बहुत बड़ा है तो खुद को कांटों से भर लो ताकि वो तुम्हें निगल ही न पाए। इसके लिए ताइवान गोरिल्ला युद्ध और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है जिससे किसी भी हमलावर सेना को बहुत भारी और खूनी कीमत चुकानी पड़े। और इसी बीच अमेरिका के बदलते रुख पर ताइवान का बयान एकदम स्पष्ट है। उनका साफ कहना है कि ताइवान को किसी सौदेबाजी में कुर्बान नहीं किया जाएगा। वो कोई विवाद भड़काएंगे नहीं, लेकिन अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ कोई समझौता भी नहीं करेंगे। अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से पर, द ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट। ताइवान जलडमरू मध्य के पार इसका क्या असर होगा? बात सिर्फ एक द्वीप की नहीं है। अगर ताइवान गिरता है तो प्रशांत महासागर की वो अहम सुरक्षा दीवार टूट जाएगी। इसका सीधा और सबसे भयानक असर जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों पर पड़ेगा। उनकी अपनी सुरक्षा और व्यापार के रास्ते पूरी तरह से खतरे के निशान में आ जाएंगे। और रणनीतिकार मानते हैं कि ये डोमिनो इफेक्ट सिर्फ प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं रह जाएगा। इस कड़ी को सीधे तौर पर भारत से भी जोड़ा जा रहा है। गलवान घाटी में हुई घुसपैठ, अरुणाचल प्रदेश पर बार बार किया जाने वाला सीमा दावा और शकसगाम घाटी में हालिया निर्माण गतिविधियां, ये सारे घटनाक्रम इस बात का इशारा करते हैं कि ताइवान के बाद क्षेत्रीय प्रभुत्व का अगला फोकस हिमालय की सीमाएं हो सकती हैं। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर दशकों पुराने कूटनीतिक वादे भू राजनीतिक सौदेबाजी की भेंट चढ़ जाते हैं और दुनिया की ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर शील्ड टूट जाती है, तो अगला नंबर किसका है? अगर दुनिया के सुरक्षा समीकरण और गठबंधन इतनी आसानी से बिखर सकते हैं, तो भविष्य में ये भू राजनीतिक लहरें हमें कहाँ ले जाएंगी? इस बेहद अहम विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।